संसद परिसर में विपक्ष और बीजेपी के सांसदों का जोरदार प्रदर्शन। लोकसभा राज्यसभा की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित। मॉनसून सत्र में अब तक दोनों सदनों से 7 बिल हुए पास। पीएम मोदी ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा लॉन्च की है। बोले, रील्स का दौर है, शॉर्टकट आपको छोटा कर देगा, दूसरों के संघर्षों से सीखना चाहिए। रांची में धरने पर बैठे छात्रों का दबाव बनाने की हो रही है कोशिश। रात में काटी गई बिजली, हटाया गया जनरेटर। उमसी भरी गर्मी में के बीच धरना लगातार जारी। पूछताछ में मास्टरमाइंड ने खोली जेपीएससी पेपर लीक की पोल। राम मंदिर के सीईओ पद के लिए इंटरव्यू प्रक्रिया लगातार जारी। 18 उम्मीदवार इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए। इंटरव्यू के बाद 3 नामों का होगा चयन। अबान अहमद की मौत को लेकर वायरल हुआ एक वीडियो। पलक झपकते ही हवा में उछली कार। 6 अगस्त को अबान अहमद की हुई थी मौत। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का भारत अपडेट पर। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी और शुरुआत करते हैं बुलेटिन की दिल्ली से मिल रही एक बड़ी खबर के साथ, जहां पीएम मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर की बैठक। संसद भवन में पीएम मोदी और एस जयशंकर की बड़ी बैठक, जहां केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी बैठक में मौजूद रहे। तो ये बड़ी खबर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री एस जयशंकर की बैठक, और इस बीच आपको बता दें केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की भी उपस्थिति देखने को मिली है। हालांकि आंतरिक स्तर पर, व्यापक तौर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन मुद्दों को लेकर बातचीत बेहद जरूरी हो जाती है, जिसको लेकर लगातार ये बैठकों का सिलसिला देखने को मिल रहा है। तो बड़ी खबर लगातार आप तक साझा कर रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर की बड़ी बैठक, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की भी उपस्थिति इस दौरान बैठक में देखने को मिली। और ऐसे में तमाम मुद्दों को लेकर लगातार बातचीत का सिलसिला लगातार जारी है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है। इसके साथ ही उच्च स्तरीय बैठक इसे माना जा रहा है, जहां वैश्विक आर्थिक समीकरण और कूटनीतिक मोर्चों को देखते हुए इस बैठक को बेहद मुख्य तौर पर महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि व्यापार समझौते और वैश्विक टैरिफ रणनीति को लेकर मंथन किया जा रहा है। द्विपक्षीय और बहुपक्षीय आर्थिक संबंध को लेकर चर्चा हो रही है। ग्लोबल सप्लाई चेन और विदेशी निवेश को लेकर बात हो रही है, क्योंकि ये वो मुद्दे हो जाते हैं जो कि देश से जुड़े हुए हैं और जो कि भारत से जुड़े हुए हैं, जहां पर लगातार इन मुद्दों को लेकर मंथन केंद्र सरकार की तरफ से किया गया। और इसके साथ ही अमेरिका और अन्य प्रमुख देशों के साथ जो व्यापार रणनीति यहां पर चल रही है और टैरिफ नीति जो चल रही है, उसको लेकर भारत पर क्या असर पड़ रहा है, भारत की ठोस रणनीति क्या है, उसको लेकर वो ढांचा कैसे तैयार करना है, अब मंथन का सिलसिला शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बड़ी बैठक, उच्च स्तरीय यानी कि हाई लेवल मीटिंग हो रही है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर की उपस्थिति और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी इस दौरान बैठक में मौजूद, जहां इन तमाम मुद्दों को लेकर बात हो रही है। अगली बड़ी खबर, जहां लोकसभा में आज विपक्ष चर्चा शुरू करे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान, जहां अमित शाह ने कहा कि कल मैं दोपहर 3 बजे चर्चा का जवाब दूंगा। मैं सभी सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हूं जो विपक्ष इस वक्त सवाल पूछ रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि विपक्ष तय करे चर्चा करनी है या महज हंगामा करना है। अगर हंगामा किया जाएगा तो सदन की कार्रवाई हंगामे की भेंट चढ़ जाएगी और विपक्ष की तरफ से चर्चा जो यहां पर मांग की जा रही है वो चर्चा नहीं हो पाएगी। जो सवाल विपक्ष इस वक्त पूछ रहा है, उन सवालों के जवाब अमित शाह नहीं दे पाएंगे। तो सीधे तौर पर अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का स्टेटमेंट भी सामने आ चुका है और उनका सीधे तौर पर कहना कि मैं कल दोपहर 3 बजे चर्चा का जवाब दूंगा। विपक्ष खुद इस बात को तय करे कि उन्हें चर्चा करनी है, उनको सवाल जो पूछ रहे हैं उसके जवाब चाहिए या नहीं चाहिए, क्योंकि मैं तो सभी सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हूं, लेकिन विपक्ष को यह रणनीति बनानी होगी, यह तय करना होगा कि उनको चर्चा करनी है या महज हंगामा करना है। क्योंकि अगर हंगामा होगा तो लगातार वो सदन की कार्रवाई हंगामे की भेंट चढ़ जाएगी। अब ज्यादा दिन बचे नहीं है, महज 2 दिन का समय है, जबकि पूरा देश उस वक्त उम्मीद ये जता रहा है कि इन 2 दिनों में कम से कम सुचारू रूप से सदन की कार्यवाही चल पाएगी। जो प्रस्ताव अभी पारित नहीं हुए हैं वो प्रस्ताव पारित हो पाएंगे, लेकिन विपक्ष की सिर्फ एक ही मांग इस वक्त देखने को मिल रही है डे 1 से, और लगातार ये कहा जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को जवाब देना चाहिए। वो ये भी मांग कर रहे हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को ये बताना चाहिए सामने आकर कि आखिर बच्चों पर लाठियां क्यों चलाई
उठाई गई। जो देश की बेटियां हैं, जब जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रही थी तो उस दौरान उन पर बर्बरता क्यों की गई? और अगर गृह मंत्रालय के कहने पर, क्योंकि जो कानून व्यवस्था है वो अमित शाह के अंडर यानी कि गृह मंत्रालय के अधीन आती है, और इसलिए सवाल राहुल गांधी की तरफ से सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है कि क्या अमित शाह की तरफ से ऑर्डर दिया गया था दिल्ली पुलिस को, सुरक्षा बलों को? क्या गृह मंत्रालय की तरफ से कोई एडवाइजरी जारी हुई थी कि अगर पूरी तरह से प्रदर्शन उग्र हो जाएगा तो वो लाठियां बांध सकते हैं? क्योंकि अगर बिना ऑर्डर के ये सब हुआ है तो फिर पुलिस प्रशासन पर कार्रवाई उस हिसाब से होनी चाहिए, उन अधिकारी गणों पर गाज गिरनी चाहिए। लेकिन यहां पर अब अमित शाह का ये बड़ा स्टेटमेंट, जहां उन्होंने कहा कि मैं चर्चा के लिए तैयार हूं, और जो सवाल यहां पर विपक्षी पार्टी पूछ रही है, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी या तमाम जो यहां पर इंडिया अलायंस के दल हैं, वो लगातार जो सवाल पूछ रहे हैं उनका जवाब देने के लिए मैं तैयार हूं। लेकिन विपक्ष को ये तय करना होगा कि मैं कल दोपहर 3 बजे चर्चा का जवाब दूंगा, उन सवालों का जवाब दूंगा जो सवाल लगातार विपक्ष पूछ रहा है। लेकिन विपक्ष ये तय करे और अपनी रणनीति बनाए, अपने मंथन करे और विचार इस पर करे कि उनको चर्चा करनी है या महज हंगामा करना है, क्योंकि अब जनता तय करेगी आखिर कौन भाग रहा है। अगर विपक्ष ने वापस से हंगामा किया तो सब कुछ पूरे देश के सामने होगा कि जब अमित शाह की तरफ से जवाब दिया जा रहा है तो विपक्ष आखिर क्यों भाग रहा है, विपक्ष आखिर हंगामा क्यों कर रहा है। लेकिन विपक्ष सोच समझकर यहां पर कदम उठाने की बात करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि विपक्ष को अभी तक जो सबसे बड़ा मुद्दा मिल रहा था और अमित शाह का जवाब मांगा जा रहा था, उनको लेकर लगातार कहा जा रहा था कि वो चर्चा कब करेंगे। 15-20 दिनों से लगातार वो भाग रहे हैं, सदन में नहीं अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। लेकिन अब स्थिति पूरी तरह से परिवर्तित हो चुकी है, जहां अमित शाह की तरफ से ये बड़ा स्टेटमेंट सामने आ चुका है और कहा कि मैं चर्चा के लिए तैयार हूं। विपक्ष की तरफ से जो सवाल पूछे जा रहे हैं उनका जवाब दिया जाएगा और कल दोपहर 3 बजे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का संबोधन भी होगा और जो विपक्ष मांग कर रहा है उसका जवाब देते हुए अमित शाह नजर आने वाले हैं। इसके साथ ही आपको बताते चले कि जब यहां पर सिलसिला चलेगा, अमित शाह की तरफ से जवाब दिया जाएगा और ऐसे में तमाम बातों का जिक्र किया जाएगा, तो उस दौरान विपक्षी पार्टी क्या हंगामा करती है या फिर विपक्षी पार्टी की तरफ से बारीकी से यहां पर सुना जाता है, क्योंकि सवाल ऐसे जो कि देश हित और छात्रों से जुड़े हुए हैं। और ऐसे में अगर विपक्ष वापस हंगामा करता है तो पूरा देश देखेगा कि आखिर चर्चा से कौन भाग रहा है, अमित शाह की तरफ से कहा गया। अगली खबर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा ट्रायम्फ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक, माय लाइफ माय स्ट्रगल का विमोचन किया है। आपको बता दें कि कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई पीढ़ी से अपील की है कि इस किताब को जरूर पढ़ें और रामनाथ कोविंद की जीवन यात्रा को उनके शब्दों में जाने और उनके अनुभवों को जाने। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हर किसी को काफी कुछ सीखने को मिलेगा। पीएम मोदी ने कहा कि आज हमें रामनाथ कोविंद जी की आत्मकथा के विमोचन का खास अवसर मिला है। मुझे खुशी हो रही है कि इस कार्यक्रम का वो हिस्सा हैं और इस कार्यक्रम का सौभाग्य है कि वो इस पूरे कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। उन्होंने कहा कि कोविंद जी से मेरा बहुत लंबा परिचय रहा है, उन्हें करीब से जानने का अवसर भी मिला और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के रूप में उनका मार्गदर्शन और इन सब के साथ साथ उनका मेरे प्रति विशेष स्नेह, उनकी आत्मीयता मेरी बहुत बड़ी पूंजी रही है। तो रामनाथ कोविंद की किताब का आत्मकथा का विमोचन हो चुका है, जो कि पूर्व राष्ट्रपति के तौर पर देश में उन्होंने किस तरह से अपना योगदान दिया। पुस्तक ट्रायम्फ ऑफ इंडियन रिपब्लिक का लोकार्पण हुआ है, जहां रामनाथ कोविंद की जीवन यात्रा पर आधारित ये पुस्तक है। पुस्तक में आपको बता दें कि रामनाथ कोविंद के जीवन और संघर्षों का उल्लेख किया गया है। रामनाथ कोविंद की आत्मकथा का विमोचन पीएम मोदी ने किताब का विमोचन किया, तो उन्होंने कहा कि यह सौभाग्य है कि आज वो यहाँ पर इस मंच पर मौजूद हैं। अब ग्राफिक्स के माध्यम से आप जरा समझिए कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की किताब का जो विमोचन किया गया है उसमें खास तो बहुत कुछ होगा, लेकिन 1 अक्टूबर 1945 को उनका जन्म हुआ था। पूरी जीवनी उनकी क्या है बकायदा इस किताब के माध्यम से दर्शाई गई। कानपुर देहात में कोविंद का जन्म हुआ। 5 भाई और 2 बहनों में सबसे छोटे थे रामनाथ कोविंद। कोविंद का बचपन जो बहुत संघर्षपूर्ण, बहुत स्ट्रगल उन्होंने किया और अपनी मां की मृत्यु जब हुई थी, उनकी मां की मृत्यु, तो तब वो केवल महज 5 साल के थे। 5 साल की उम्र में उन्होंने अपनी मां को खो दिया, जहां परिवार मिट्टी की झोपड़ी में रहा करता था। स्कूल जाने के लिए 8 किलोमीटर पैदल चला करते थे।
कानपुर विश्वविद्यालय से बीकॉम की डिग्री ली। कानपुर विश्वविद्यालय से एलएलबी भी किया, जहां 1971 में दिल्ली बार काउंसिल में वो वकील के रूप में नामांकन भी कराया गया। 1977 से 1969 तक दिल्ली हाईकोर्ट में केंद्र सरकार के अधिवक्ता रहे। 1978 में सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बने। वकील रहते हुए कमजोर वर्गों की काफी ज्यादा उन्होंने खुद से मदद की। खुद सक्षम नहीं थे, लेकिन गरीब लोगों की वो मदद करते रहते थे। 1991 में बीजेपी में शामिल हुए थे रामनाथ कोविंद, जहां 1994 से 2006 तक बीजेपी के राज्यसभा सांसद के तौर पर उन्होंने भूमिका निभाई। 2015 में बिहार के राज्यपाल बने रामनाथ कोविंद, जहां 20 जुलाई 2017 को राष्ट्रपति चुनाव में भारी बहुमत से वो जीते। एवरीबॉडीज प्रेसिडेंट के रूप में उन्होंने अपनी पहचान बनाई है और आज उनके योगदान को पूरा देश याद करता है। और एकमात्र यही वजह जिसकी वजह से पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा का जो किताब है उसका विमोचन किया गया। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो आगे आने वाली जनरेशन है उनसे भी अपील की है कि इस किताब को एक बार जरूर पढ़ें, क्योंकि जो स्ट्रगल है उन स्ट्रगलों के बाद किस तरह से सुनहरा भविष्य बनता है उसको लेकर उन्होंने जिक्र किया और कहा कि इस किताब में उन तमाम चीजों का जिक्र किया गया है। एक पारिवारिक कार्यक्रम लग रहा है। आज हमें श्री रामनाथ कोविंद जी की आत्मकथा के विमोचन का अवसर मिला है। मुझे खुशी है कि मुझे भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने का सौभाग्य मिला है। कोविंद जी से मेरा बहुत लंबा परिचय रहा है। उन्हें करीब से जानने का भी अवसर मिला है और राष्ट्रपति के रूप में उनका मार्गदर्शन और इस सब के साथ साथ उनका मेरे प्रति विशेष स्नेह, उनकी आत्मीयता, ये मेरी बहुत बड़ी पूंजी रही है। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुना भी, जहां पीएम मोदी ने कहा कि उनका जो संघर्ष भरा जीवन रहा, उन कठिनाइयों से कैसे उन्होंने चुनौतियों को पार पाया और आज एक सुनहरा भविष्य उन्होंने यहाँ पर निर्माण किया है। आगे आने वाली जनरेशन के लिए भी उसका जिक्र करते हुए नजर आए हैं। अब बात करते हैं राज्य की, जो कि छात्रों से जुड़ी हुई है, जहां आपको बता दें कि आंदोलनकारी जो छात्र हैं उनका एक बहुत बड़ा आरोप है, पुलिस जबरन उनको उठाने के लिए देर रात आई थी, छात्रों की तरफ से कहा गया। साथ ही ये भी कहा कि परिवारों पर अब दबाव डालने का भी प्रयास किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन की तरफ से अनशन से हटाने की कोशिश लगातार की जा रही है। लाठी डंडों से लैस हैं पुलिस के जवान। तो ये बड़ी खबर, जहां देर रात एक बार फिर से ये हाई वोल्टेज ड्रामा पुलिस प्रशासन का देखने को मिला। झारखंड की राजधानी रांची में आंदोलन का आज आपको बता दें कि 19वां दिन है, लेकिन अभी तक इनकी मांगे मुख्य तौर पर पूरी नहीं हो पाई है। और अब आंदोलनकारी छात्रों का सीधे तौर पर यह कहना है कि हम जो बातचीत करेंगे, हमारी जो वार्ता होगी वो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से अब डायरेक्ट होगी, ना कोई डेलीगेशन होगा, ना कोई प्रतिनिधि होगा जिनसे बातचीत होगी। लेकिन इस बीच छात्रों की तरफ से ये बहुत बड़ा आरोप लगाया जा रहा है कि पुलिस के जवान कल देर रात आए, पहले बिजली की जो व्यवस्था वहां पर की गई थी उसको काट दिया जाता है और फिर उसके बाद जो जनरेटर है उसको बंद कर दिया जाता है ताकि उमस भरी गर्मी वहां पर हो, क्योंकि मौसम वहां पर बहुत ज्यादा उमस भरी गर्मी वाला बना हुआ है और उसके बाद छात्र खुद परेशान हो और अपने घरों को लौट जाएं। लेकिन छात्रों का जो हौसला था वो लगातार यहाँ पर बढ़ रहा है और उनका कहना कि हम अपनी मांगों को यहाँ पर जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती तब तक हम डटे रहेंगे, हटेंगे नहीं। और अब ये कहा जा रहा है कि सियासी तौर पर जो चीजें हो रही है वो बेहद शर्मनाक है। पुलिस के जवान डंडे लाठी से लैस हैं और वो मौके पर पहुंच रहे हैं, परिवार वालों को धमका रहे हैं, परिवार वालों पर दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं और कोशिश ये की जा रही है कि परिवार वालों पर दबाव बनाया जाए, उन पर प्रेशर डाला जाए ताकि वो छात्रों को वापस अपने घर बुला ले। लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है। छात्रों का कहना कि हमारा आंदोलन इसी तरह से जारी रहेगा जब तक मांगे पूरी नहीं होती। हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। हमारे आंदोलन को किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई समर्थन नहीं है और ना ही हमें चाहिए, क्योंकि बहुत सी पार्टियों ने समर्थन देने का प्रयास किया था लेकिन इस दौरान उन्होंने वापस यहां पर बुला दिया और भेज दिया, जिसके बाद अब जो यहां पर स्थिति सामने आ रही है उसमें प्रशासनिक अमले पर एक गंभीर
गंभीर आरोप छात्रों की तरफ से, आंदोलनकारियों की तरफ से लगाया जा रहा है कि हमें जबरन परेशान किया जा रहा है, हमें जबरन उठाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन इस पूरे मामले पर सवाल यही है कि आखिर झारखंड की सरकार कुंभकर्णीय नींद क्यों सोई हुई है? हेमंत सोरेन खुद आकर डायरेक्ट छात्रों से बात क्यों नहीं करते, या छात्र नेता या फिर कुछ छात्रों के डेलीगेशन को अपने पास बुलाकर उनकी मांगों को क्यों नहीं सुनते हैं? क्योंकि जब दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुआ था तब भी छात्रों की मांगों को लेकर लगातार आवाज उठाई जा रही थी। तब चाहे हेमंत सोरेन हो, राहुल गांधी हो, तमाम विपक्षी पार्टी हो, उनकी तरफ से कई सवाल दागे जा रहे थे। लेकिन जब बात झारखंड की आई तो इन पार्टियों को अब नजर आना बंद हो चुका है, क्योंकि उनको सिर्फ छात्रों का भविष्य दिल्ली के जंतर मंतर पर ही नजर आया था। लेकिन जब बात झारखंड के छात्र रांची की होती है तो वहां पर छात्रों का भविष्य उनको नजर नहीं आ रहा। अब ये कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले पर झारखंड की सरकार, हेमंत सोरेन जब तक उनकी बातों को नहीं सुनेंगे तब तक ये प्रदर्शन, ये आंदोलन इसी तरह से जारी रहेगा। और ऐसे में झारखंड सरकार का अभी तक का जो स्टेटमेंट सामने आया वो एक बार भी ये नहीं कहा कि वो छात्रों से बात करेंगे। लेकिन लगातार इस तरह के रिएक्शन सामने आ रहे हैं जहां पर झारखंड सरकार, हेमंत सोरेन अब बीजेपी पर आरोप लगा रही है और कहा जा रहा है कि वहां पर एबीवीपी के संगठन के जो कार्यकर्ता हैं वो मौके पर पहुंचे हुए हैं, वो जबरदस्ती हल्ला कर रहे हैं, छात्रों का ये प्रदर्शन नहीं है। और सुजीत कुमार फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुजीत जी, चूंकि देखिए अनशन लगातार देखने को मिल रहा है, लेकिन छात्रों की तरफ से ये बहुत बड़ा और गंभीर आरोप लगाया जा रहा है कि पुलिस प्रशासन की तरफ से उनको जबरन उठाया गया और इसके साथ ही अब उनके पेरेंट्स को यहाँ पर प्रेशर बनाया जा रहा है, उनको धमकाया जा रहा है ताकि वो छात्रों को घर बुला ले। बिल्कुल, देखिए ये कल देर रात की घटना है जब उपायुक्त और रांची के एसएसपी के नेतृत्व में भारी संख्या में पुलिस बल जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में पहुंची, जहां पर छात्र लगभग 19 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि जब इतने सीनियर अधिकारियों के साथ पुलिस बल की तैनाती देखकर छात्रों में घबराहट जरूर हुआ, लेकिन कई ऐसे छात्र हैं जिन्होंने कहा है कि प्रशासन यहाँ पर आई थी और वो पूछताछ कर रही थी कि कोई ऐसे असामाजिक तत्व तो इस आंदोलन में नहीं हो जिससे नुकसान हो सकता है। तो छात्रों का भी देखिए अलग अलग मत है। ज्यादातर छात्रों का ये कहना है कि प्रशासन की मंशा ये हो सकती है कि आंदोलन को खत्म करने के लिए प्रशासन आए होंगे, लेकिन मीडिया का जमावड़ा देखते हुए और छात्रों की संख्या को देखते हुए कहीं ना कहीं प्रशासन की जो मंशा रही है उससे जाहिर नहीं हो पाया है, सामने नहीं हो पाया है। सीटीएसपी ने देर रात भी मीडिया से बातचीत करते हुए बताया है कि प्रशासन को ये सूचना मिली थी कि कई ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो इस प्रदर्शन में आ गए हैं। सीटीएसपी ने बताया, बातचीत करते हुए कहा है कि एक छात्र की आइडेंटिफाई की गई थी जो कि दूसरे राज्यों से आया हुआ था। तो प्रशासन अपनी बातों को इस तरह से रख रही है कि हम सिर्फ इसलिए यहाँ पे जांच करने आए थे कि कहीं ऐसे असामाजिक तत्व या कोई ऐसा क्रिमिनल जो दूसरी जगह पर घटना को अंजाम देकर यहाँ आ तो नहीं गया है, क्योंकि यहाँ सोने की व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था है, और छात्रों के भीड़ में कोई भी ऐसा अपराधी जो है वो भूल मिलकर यहाँ पर अपनी आइडेंटिटी को छुपा सकता है। ये प्रशासन का तर्क है। सामने आती है तो ये बहुत आसान भाषा में यहाँ पर सत्ता पक्ष की तरफ से कह दिया जाता है कि कुछ अराजक तत्व वहां पर मौके पर पहुंचे जिन्होंने इस तरह से हुड़दंग मचाया। लेकिन सवाल तो अभी भी यही बरकरार है कि भाई जो छात्र वहां पर जेन्युइन तरीके से अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं, जिनको परेशान किया जा रहा है, उन छात्रों की मांगों को मानने के लिए हेमंत सोरेन कब इस तरह का स्टेटमेंट देंगे कि मैं बातचीत करने के लिए तैयार हूं? प्रशासन की तरफ विरोध को देखते हुए उसने अपनी पक्ष को रखा कि सिर्फ हम जांच करने के लिए आए थे, लेकिन छात्रों का भी ये साफ तौर पे कहना है कि इतने भारी मात्रा में फोर्स के साथ में और जितनी भी लाइट थी स्टेडियम की, उस लाइट को ऑफ करने के बाद कौन जांच करने के लिए आता है। तो देखिए पुलिस की मंशा क्या हो सकती है या समझा जा सकता है, और छात्र भी इसको समझ रहे हैं। लेकिन छात्रों ने साफ तौर पे कहा है कि अगर पुलिस की मंशा जग जाहिर होती है और आने वाले समय में वो प्रदर्शनकारियों को जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से हटाने की कोशिश करते हैं तो और उग्र आंदोलन किया जाएगा। आंदोलन की जो रूपरेखा है वो कहां तक जाएगी उसको नहीं कहा जा सकता है। छात्रों ने स्पष्ट रूप से सरकार को, प्रशासन को भी बताया क्या रहने वाला है, किस तरह से स्ट्रक्चर और आगे तैयार होगा, कब तक ये प्रदर्शन जारी रहेगा, वो देखना बेहद महत्वपूर्ण। बहरहाल आप हमारे साथ जुड़े, चर्चा की उसके लिए बहुत शुक्रिया आपका।
अब बात करते हैं मुंबई से एक बड़ी खबर मिल रही है। एक बड़ा हादसा हुआ, हादसे में 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। आपको बता दें कि कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। एनडीआरएफ, दमकल, मुंबई पुलिस रेस्क्यू टीम लगातार जुटी हुई है रेस्क्यू करने पर, जहां मुंबई के घाट कोपर में लैंडस्लाइड का मामला सामने आया। तो ये बड़ी खबर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां आपको बता दें कि मुंबई में लगातार बारिश हो रही है। लैंडस्लाइड की वजह से एक बहुत बड़ा हादसा हुआ और ऐसे में इस हादसे की चपेट में 5 लोग आए जिनकी दर्दनाक मौत हो गई है। कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका लगातार जताई जा रही है। मौके पर स्थानीय पुलिस प्रशासन और एनडीआरएफ दमकल मौके पर पहुंचा हुआ है और जो रेस्क्यू लगातार कर रहा है। हालांकि 5 लोगों के शवों को बरामद यहां पर कर लिया गया है, जिनको आनंद फानन में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। इसके साथ ही कोई और यहां पर मलबे की चपेट में आया नहीं आया वो भी पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। और ऐसे में मुंबई में जो लगातार बारिश हो रही है उसकी वजह से यह बड़ा हादसा हुआ है, जिसका मुख्य कारण यही बताया जा रहा है। स्थानीय पुलिस प्रशासन का कहना है कि अभी लगातार मलबा हटाने का प्रयास किया जा रहा है और ऐसे में कोई बड़ा हादसा आगे आने वाले समय पर ना हो, इस चीज का भी ध्यान दिया जा रहा है। लेकिन अगर मौसम थोड़ा यहाँ पर ठीक रहा, सामान्य रहा, तो शायद इस तरह के हालातों पर, इस तरह के हादसों पर किसी तरह से रोकथाम हो सकती है, पुनरावृत्ति नहीं होने पाएगी। और ऐसे में मौके की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां ये बड़ा हादसा हुआ उसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप की स्थिति मची हुई है। साथ ही कौशांबी के प्यूली आसानदनपुर कटरा प्राथमिक विद्यालय में जर्जर भवन के बीच बच्चों की पढ़ाई लगातार जारी है। स्कूल की छत और दीवारें बेहद खराब स्थिति में पाई गई, जिससे कभी भी बड़ा हादसा होने का खतरा बना हुआ है। बरसात के मौसम में बच्चों, शिक्षकों की चिंता और ज्यादा बढ़ गई है। ग्रामीणों का आरोप है कि जर्जर भवन को लेकर कई बार अधिकारियों से शिकायत की गई, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे में हर दिन मासूम बच्चों की जान जोखिम में डालकर विद्यालय संचालित किया जा रहा है। सवाल अब ये भी है कि आखिर शिक्षा विभाग और प्रशासन किसी बड़े हादसे का इंतजार क्यों कर रहा है। तो देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां किस तरह से पूरे जो यहाँ पर दीवारें हो उसमें सीलन है और इसके साथ ही इतना जर्जर हो चुका है कि कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। अब जो छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं वो स्कूलों में पढ़ने के लिए गए हैं, शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए हैं, लेकिन सोचिए कि अगर स्कूल की जो छत है अगर वो गिर जाती है, जो अभी बुरी तरह से जर्जर यहाँ पर देखने को मिल रही है, तो इस दौरान कितना बड़ा हादसा हो सकता है। लेकिन सवाल अभी भी यही है कि प्राथमिक विद्यालय प्यूली आसानदपुर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। आखिर प्रशासन कब अपनी कुंभकर्णीय नींद से जागेगा? जब बड़ा हादसा हो जाएगा तब एक्शन लिया जाएगा। लेकिन इस तरह के सिर्फ 1 या 2 नहीं बल्कि कई ऐसे मामले सामने आ जाते हैं जहां पर इस तरह से जर्जर इमारतें देखने को मिल पाती है। लेकिन जब बहुत बड़ा हादसा हो जाता है, कई लोगों की जान चली जाती है, तब जाकर प्रशासन को याद आता है कि इस पूरे मामले पर एक्शन लेना है। लेकिन आगे आने वाले समय में पुनरावृत्ति ना हो इसका भी ध्यान दिया जाता है। लेकिन अभी सवाल ये पूछा जा रहा है कि अभी जर्जर हालत में ये स्कूल है, अभी क्यों प्रयास नहीं किए जा रहे ताकि कल को बड़ा हादसा हो तो ये मासूम बच्चे उसकी चपेट में आ सकते हैं। साथ ही वाराणसी के लक्सा थाना क्षेत्र में एक होम स्टे में महाराष्ट्र के कारोबारी परिवार के 3 सदस्यों की मौत से हड़कंप की स्थिति है। पनवेल निवासी 56 वर्षीय विशाल मुखर्जी, उनकी 51 वर्षीय पत्नी जया और उनके बेटे ईशान काशी दर्शन के लिए आए हुए थे। शनिवार रात विशाल की तबीयत अचानक से बिगड़ गई। इलाज के दौरान बीएचयू ट्रॉमा सेंटर में उनकी मौत हो जाती है। अब पिता का अंतिम संस्कार करने के बाद मां बेटा होम स्टे लौटे। पुलिस के मुताबिक दोनों ने कमरे में कथित तौर पर जहर खा लिया। दरवाजा तोड़कर पुलिस ने दोनों को बेसुध हालत में पाया, लेकिन अस्पताल में डॉक्टरों की तरफ से मृत घोषित दोनों को ही कर दिया गया। कमरे से सल्फास के पैकेट भी बरामद हुए। लक्सा थाना अंतर्गत सूचना प्राप्त हुई कि कुछ टूरिस्ट लोग अपना कमरा नहीं खोल रहे हैं, तो वहाँ पर तत्काल लक्सा थाने की टीम पहुँची और वीडियोग्राफी करके उन्होंने कमरा खोला। जब कमरा खोला गया तो पाया गया कि 2 व्यक्तियों की बॉडी वहाँ पर पड़ी है, जिनका नाम ईशान मुखर्जी और जया मुखर्जी है। और फिर फॉरेंसिक की टीम को बुलाया गया। फॉरेंसिक ने जब एविडेंस कलेक्ट की गई तो पता चला कि सल्फास के कुछ सैचेट वहाँ से हमें प्राप्त मिले हैं और इनके मुंह से झाग और वोमिटिंग की गंध पूरे रूम में हमें प्राप्त हुई है। जब और इसमें इंक्वायरी की गई तो पता चला कि कल रात 12 बजे के आसपास ईशान के जो पिताजी है विशाल मुखर्जी, इनकी तबीयत ख़राब हुई थी और इनको बीएचयू ट्रॉमा सेंटर एडमिट कराया गया था।
तो इसमें यही लग रहा है कि अपने पिताजी की तबीयत खराब होते हुए देख के इन्होंने आज ये कदम उठाया है। और बुलेटिन में इतने फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिएगा भारत अपडेट के साथ। नमस्कार।